मैं सड़क पर चलते हुए कुछ बदबूदार टोफू खा रहा था। तभी अचानक मेरी नजर अपनी अमीर गर्लफ्रेंड पर पड़ी। वह एक हैंडसम लड़के का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए थी और अपने होंठ ऐसे सिकोड़ रही थी मानो उसे चूमने के लिए आगे बढ़ रही हो। एक पल की हैरानी और असमंजस के बाद मैंने समझदारी दिखाते हुए अपने धूप के चश्मे निकाले और उन्हें पहन लिया। मैं अंधा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक। बात बस इतनी है कि सुयाओ बहुत ज्यादा अमीर है। वह मुझे हर महीने 6 अंकों का भत्ता देती है। आसमान से एक जोरदार धमाके के साथ आपका यह विनम्र सेवक अपनी शानदार एंट्री करता है। जब वह किसी हॉट लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो तो मैं भला उसे कैसे टोक सकता हूँ। अगर वह मुझे अपनी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं मालकिन की सेवा करने का भी हुक्म देती तो भी मैं एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाता। मैं एक डरे हुए कुत्ते की तरह वहां से खिसक लिया और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार एक टैक्सी पकड़ने में कामयाब हो गया। तभी सुयाओ का फोन आया। क्या हुक्म है मेरी प्यारी पत्नी। मैंने बड़े ही चाटुकारिता भरे उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। मेरी चाटुकारिता का आलम यह था कि टैक्सी ड्राइवर भी मुझे तिरछी नजर से देखे बिना नहीं रह सका। मैं आज रात घर नहीं आऊंगी। उस औरत की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। बाहर सोने का इरादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कुतिया जैसी औरत उस हैंडसम लड़के के साथ रात बिताने का इरादा रखती है। अगर ऐसा है तो आज रात मैं अपनी मर्जी से जितनी चाहूं उतनी पार्टी कर सकता हूं। समझ गया मेरी प्यारी पत्नी। मैंने पूरी तरह से आज्ञाकारी बनकर हामी भर दी। मेरे होठों के कोने खुशी से इतने ऊपर तक खिंच गए थे कि मानो टैक्सी की छत को छू रहे हों। लाइन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन हल्की हल्की मुझे दांत पीसने की आवाज सुनाई दे रही थी। बहन जो तुमने यह भी नहीं पूछा कि मैं कहां जा रही हूं। लगता है इस महीने का तुम्हारा भत्ता थोड़ी देर से मिलेगा। क्या मेरी सैलरी काटना मेरी प्रोफेशनल ईमानदारी का अपमान है। तो मेरी प्यारी पत्नी आज रात तुम असल में किस चीज में बिजी रहोगी। ध्यान रखना कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। अगर तुम्हारा एक भी बाल भी टूट गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब इसे कहते हैं 5 स्टार सर्विस। अब बात बनी। सुयाओ ने संतुष्टि से एक गहरी सांस ली। मैंने राहत की सांस ली। ठीक अगले ही पल दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज सुनाई दी। क्या यह वही हैंडसम लड़का हो सकता है। एक समझदार पार्टनर होने के नाते मैंने सबसे पहले बात शुरू की। हनी तुम जाओ और अपना काम करो, मैं यहाँ अकेले भी ठीक रहूंगा। आखिरकार मैं उसकी नाइट लाइफ के बीच में कैसे आ सकता था। सच कहूं तो सुयाओ मेरी शुगर मॉमी है। जब मैं एक बार में वेटर का काम करता था तो वह हमेशा उसी सेक्शन में बैठती थी जहां मेरी ड्यूटी होती थी। नतीजतन मेरी महीने की टिप्स बहुत ज्यादा हो जाती थी। बाद में उसने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। हर महीने 5 लाख रुपए उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए। ऐसा बॉयफ्रेंड जो 24 साल उसके लिए हाजिर रहे। क्या अमीर लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसका क्या करें। उसने मुझे बताया था कि वह आज रात घर नहीं आएगी। मैंने तुरंत अपना फूड डिलीवरी ऐप खोला और लुओसिफेन, घोंघे वाले नूडल्स, फ्राइड चिकन और मालातांग का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही मैं मजे से खा रहा था मेरी ठुड्डी से तेल टपक रहा था। मुझे अपार्टमेंट के दरवाजे पर कीपैड की बीप सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता दरवाजा खुल गया और बस बिल्कुल भी सलीकेदार न दिखते हुए मैं सुयाओ के सामने रंगे हाथों पकड़ा गया। मैं वहां अवाक खड़ा रहा और मेरे मुंह से अभी भी चिकन का पंजा लटका हुआ था। सुयाओ के मुंह के हाव भाव बदले। हद हो गई। उसने एक बेबसी भरी आह भरी। मैं तुम्हें खुद को साफ करने के लिए 10 मिनट दे रही हूँ। मैंने यांत्रिक रूप से सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन मैं विरोध में चीख रहा था। औरतें हमेशा ऐसी बेतुकी बातें क्यों करती हैं। वह बेडरूम में चली गई। मैंने तुरंत मेज साफ कर दी। यह पक्का करने के बाद ही कि मुझसे ताजी और साफ महक आ रही है, मैं कमरे में दाखिल हुआ। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और कुछ असहज लग रही थी। मैं उसके और करीब गया और मुझे शराब की महक आई। अभी आज ही तो वह सड़क पर एक हैंडसम लड़के को किस कर रही थी, तो अब उससे शराब की इतनी तेज बदबू क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया हो। अचानक सुयाओ बोली। जैसे ही मैं बिस्तर के पास पहुंचा उसने मुझे पकड़कर नीचे की ओर खींच लिया। इधर आओ। वह पोजीशन, खैर चलो बस इतना ही कहते हैं कि वह काफी उत्तेजक थी। मैंने धीरे से याद दिलाना। अब्बास मैं अपनी काबिलियत बेचती हूँ, अपना शरीर नहीं। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के मोड़ में छिपा लिया और धीरे से गुनगुनाई। अभी तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया। उसके लहजे में नाराजगी भांपकर मैंने तुरंत बात मान ली और खुद को सुधारा। बा बीवी, मेरी प्यारी बीवी। सुयाओ संतुष्ट लगी। फिर भी उसने मुझे जिस तरह से दबा रखा था उसमें जरा भी डील नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। उसने तो खर्राटे लेना भी शुरू कर दिया। जब भी उसका मूड खराब होता है आखिर में भुगतना मुझे ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर यही पल ले लीजिए। मैं अभी अभी उसके लिए नाश्ता लाया था। उसने अपनी पलकें उठाई और मेरी तरफ देखा। कल जब तुमने मुझे देखा तो फौरन वहां से क्यों चले गए। कल मैं तो कितनी सावधानी बरत रहा था, फिर भी उसने मुझे देख लिया। दिन दहाड़े धूप में धूप का चश्मा पहनकर घूमना, मुझे न देख पाना तो मुश्किल ही होता। दत्त तेरे की, क्या मैं यह सब तुम्हारे लिए ही नहीं कर रहा था। मैंने मन ही मन अपनी आंखें घुमाई। फिर भी मैंने एक सफाई दी। मुझे डर था कि अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो अजीब लगेगा, खासकर तब जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये शब्द सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े सख्त हो गए। फिर ऐसा लगा जैसे उसने अपने दांत भींचकर अगला वाक्य बोला हो। बॉयफ्रेंड। मैंने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। मैं सचमुच बहुत सोच समझकर काम कर रहा था। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया होता तो हालात बहुत जल्दी अजीब हो जाते। आखिरकार हमारा रिश्ता कोई पूरी तरह से जायज तो है नहीं। एक असली बॉयफ्रेंड बनाम एक कॉन्ट्रैक्ट वाला बॉयफ्रेंड, जाहिर है वे आपस में मिल नहीं सकते। मेरी समझदारी का तो कोई जवाब ही नहीं था। फिर भी उसका खूबसूरत चेहरा और भी उदास होता गया। नाश्ते से भरी मेज, उसने एक निवाला भी नहीं खाया, बस खड़ी हुई और वहां से चली गई और मुझे वहीं पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा छोड़ गई। उरी डिंग, मेरे फोन की घंटी बजी। दोपहर में मेरे लिए लंच लेकर आना। उसकी कंपनी की ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत के सामने खड़े होकर मुझे उदासी की एक गहरी लहर महसूस हुई। इतने सारे 5 सितारा रेस्टोरेंट मौजूद होने के बावजूद उसे तो बस मुझसे ही टैक्सी मंगवा कर खाना मंगवाना था।
विशाल कंक्रीट के खंभे से। जब उस हैंडसम रिसेप्शनिस्ट ने सुना कि मैं सुयाओ से मिलने आया हूं, तो उसने मेरी सादी सफेद शर्ट पर एक नजर डाली और मुझे नजरअंदाज कर दिया। दफा हो जाओ, कोई भी यूं ही अंदर आकर सीईओ से नहीं मिल सकता। तुम्हें अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैंने अपना फोन निकाला उसे कॉल करने के इरादे से, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद पिछली रात काफी थकाने वाली रही थी। सोफे से टिककर बैठते ही मुझे तुरंत नींद आने लगी। जैसे ही मैं सोने ही वाला था, रिसेप्शनिस्ट की तीखी आवाज मेरे कान के पास गूंजी, सिक्योरिटी, इसे यहां से बाहर निकालो। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दो हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मैं बस मुक्कों की बौछार करने ही वाला था कि तभी एक तेज रौबदार आवाज हवा में गूंजी। सुयाओ वहां आई, उसके चेहरे पर सख्ती थी। रिसेप्शनिस्ट तुरंत उससे लिपट गया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? सीईओ ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं तो बस सिक्योरिटी से उसे बाहर निकलवा रही थी। सुयाओ ने बस उसकी तरफ एक ठंडी तीखी नजर डाली। उस आदमी की हरकतें तुरंत थम गईं। इधर आओ, तुम सबके सामने ऐसे हाथ क्यों हिला रहे हो और एक छोटे पिल्ले की तरह मुझ पर क्यों भौंक रहे हो? पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया। वेंजो, उसकी आवाज थोड़ी नरम हो गई। मैं धीरे धीरे जानबूझकर उसकी तरफ चली। शुक्रिया, ये क्या था? मैं अभी लंच बॉक्स उसे देने ही वाली थी कि अचानक उसने अपनी बांह मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली और मेरे होठों पर जल्दी से 2 बार चूम लिया। हमारे आसपास सब लोग हैरानी से एक साथ सांस रोक कर रह गए, खासकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा तो पल भर में सफेद पड़ गया। मैं मानती हूँ मुझे उसका हर पल बहुत अच्छा लगा। ओ अनी, उसने कहा कि मैं लो क्लास हूँ, कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने एक ऊंची बनावटी आवाज में शिकायत की, जैसे मैं कोई कैरन नखरेबाज औरत बन गई हूँ। जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए वह यह है। सुयाओ ने यह बात बड़े ही शांत और सीधे अंदाज में कही, फिर मुझे सीईओ के प्राइवेट लिफ्ट में ले गई और अपने पीछे हैरान परेशान लोगों की भीड़ छोड़ गए। अब जब भी नई रिसेप्शनिस्ट मुझे देखती है, वह बड़े अदब से मुझे सीधे सीईओ के प्राइवेट लिफ्ट तक ले जाती है, जिससे मैं अपने इस नए नए मिले खास दर्जे का जी भर के मजा ले पाती हूँ। लेकिन एक दिन जब मैं लिफ्ट से बाहर निकली, तो मैंने एक हैंडसम लड़के को सुयाओ से बातें करते देखा। यह वही लड़का था, वही जो उस रात मिला था। मुझे पक्का नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और सुयाओ की बांह पर हल्के से थपथपाया। सुयाओ की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पाई, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके से लग रहा था कि वह बहुत खुश है। मेरे दिमाग में हलचल मच गई और मैंने तय किया कि समझदारी इसी में है कि मैं चुपचाप निकल जाऊं, जल्दी से यहाँ से खिसक लेना ही बेहतर है। मैंने बड़े आराम से लंच बॉक्स एक मेज पर रख दिया और फिर तेजी से वहां से निकलने के लिए मुड़ी, पीछे हटी। लेकिन किस्मत तो देखो, मैंने गलती से मेज के कोने पर लात मार दी। दर्द से मेरा चेहरा बिगड़ गया और मैंने अपने दांत भींच लिए। जाहिर है सुयाओ और उस हैंडसम लड़के ने यह शोर सुना और एक साथ मेरी तरफ देखने के लिए मुड़े। सुयाओ के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए, उसके होठों के कोने कस गए और वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन मैंने समझदार बनने का फैसला किया। तुम दोनों अपना काम जारी रखो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। वेंजू, ये बेतुकी बातें करना बंद करो। मैं क्या करूं? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो यही ऑफिस में सरेआम अपना रोमांस दिखा रहे हो। आखिरकार सुयाओ मुझे खींचकर एक कुर्सी पर बिठा ही दिया। वह मेरे सामने नीचे झुकी और बड़े प्यार से मेरे पैर को अपने हाथों में थाम लिया। जाओ मेरे प्राइवेट लाउंज से फर्स्ट एड का सामान ले आओ। उस हैंडसम लड़के ने हम दोनों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ नजर डाली। कोई दिक्कत नहीं, मेरे असली बॉयफ्रेंड का मेरे नकली बॉयफ्रेंड के लिए दवा लाना। जरा मुझे देखो, मैंने जिंदगी में सच में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जब दवा लगाई जा रही थी तो वह हैंडसम लड़का पूरे समय हमारे ठीक बगल में खड़ा रहा। मुझे थोड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, कहीं वह यहीं इसी जगह मुझसे झगड़ा करने की कोशिश तो नहीं करेगा, और अगर मैंने गलती से उसे चोट पहुंचा दी तो क्या होगा। मैंने छटपटाकर अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन सुयान ने मुझे जरा भी हिलने नहीं दिया। ओ हिलो मत। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि मेरी बहन ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है और वह काफी हैंडसम भी है। मेरी बहन? मैंने सुयान और उस हैंडसम लड़के के बीच अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है? तुम क्या सोच रही हो? वह मेरा चचेरा भाई है। सुयान ने मेरी तरफ उस झुंझलाहट भरे अंदाज में देखा, जैसे कह रही हो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कितनी नासमझ हो। उसने मेरे पैर पर जोर से एक चुटकी काटी। खैर, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, लेकिन हम दोनों की आपस में बहुत जल्दी ही अच्छी जम गई। जल्द ही हम दोनों का असली स्वभाव सामने आ गया कि हम दोनों ही पूरी तरह से पागल लोग। तभी मुझे पूरी कहानी पता चली। यह सोमवार की बात है। उसकी आंख में एक कीड़ा फंस गया था। सुयान ने उसे निकालने के लिए सड़क पर ही उसकी आंख में बहुत देर तक फूंक मारी थी, बेचारा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी, वहां कोई ऑफिशियल बॉयफ्रेंड नहीं था जो मुझसे हर्जाना मांगता। कोई ऐसा नहीं था जो मुझे सुयान को छोड़ने के लिए मजबूर करता। कितनी शर्म की बात है। सुयान ने मेरे चेहरे के बदलते हाव भाव देखे और उसकी नजर में एक खतरनाक तेवर आ गया। ओ वेंजू, बताओ मुझे ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चलता क्या है पूरे दिन हर दिन। मैंने एक के बाद एक चापलूसी भरी बातें कह डाली और फिर मैंने वह देखा, सुयान के कानों के सिरे एकदम लाल हो गए। उसने अपना मुंह छिपाने के लिए अपना हाथ भी उठाया और धीरे से शर्माते हुए हंसी। कुछ साल तक ऐशो आराम वाली पूंजीवादी जिंदगी जीने के बाद मुझे असल में उससे थोड़ी ऊब होने लगी थी। इसलिए जब जो ही ने मुझे साथ घूमने के लिए कहा तो मैं तुरंत मान गया। जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। जो की माँ ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट, अजनबी से मुलाकात तय कर दी थी। वह मना नहीं कर पाया, इसलिए वह मुझे अपने साथ ले आया ताकि मैं उसे हिम्मत दे सकूं। लेकिन मैं तो अभी तुम्हारी बहन को डेट कर रहा हूं। अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे जान से मार डालेगी और सबसे जरूरी बात, वह मेरा भत्ता काट लेगी। जो ये बस मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? मैंने तुम्हें आज यहाँ किसी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं बुलाया था। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या वह मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ चलूं और उम्मीदवार
को चुनने में उसकी मदद करूं। वह मुझे खींचकर एक सीट पर ले गया, फिर अचानक मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। जैसा कि आप दोनों साफ साफ देख सकते हैं, मैंने तुरंत अपने मुंह में भरी कॉफी थूक दी। मैं गे हूं। क्या कहा? मेरा परिवार ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर होना उसकी परम आवश्यकता थी। जब मैं वहां हक्का बक्का खड़ा था, जोई ने पहले ही मेरा ढीला पड़ा हाथ कसकर पकड़ लिया था। मेरा चेहरा भी उतना ही काला पड़ गया जितनी कि मेरे सामने बैठी लड़की का। तो तुम्हें मर्द पसंद है? एक आवाज जिसमें अश्लील और व्यंग्यात्मक लहजा था गूंज उठी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखों के आगे तुरंत अंधेरा छा गया। ओह बकवास! मैं सीधे अपनी शुगर मॉमी के गुस्से की जद में आ गया था। सु याओ आगे बढ़ी, पूरी तरह से गुस्से में लग रही थी, जैसे वह किसी को काट खाने वाली हो। मैं शुतुरमुर्ग की तरह सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चला। इस सब का सूत्रधार जोई ने मुझे ऐसी नजर से देखा जिसका मतलब था, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वह तेजी से वहां से खिसक लिया। सु याओ गंभीर चेहरे के साथ गाड़ी चला रही थी और मुझे पहचानने का उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था। क्या वह मुझे घर ले जाकर वहीं निपटाने का प्लान बना रही थी? घरेलू हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन मेरा भत्ता काटना, यह तो और भी बुरा है। यकीनन इस वजह से मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, है ना? घर पहुंचने तक मैंने बार बार उसकी तरफ चोरी छिपे देखा। उसके चेहरे के हाव भाव से यह समझने की कोशिश करता रहा कि मेरी मौत किस तरह होने वाली है, लेकिन महारानी का चेहरा पत्थर जैसा बना रहा और उसने मेरी तरफ एक तिरछी नजर भी नहीं डाली। हम घर पहुंचे और जैसे ही मैं अपने जूते उतार रहा था, उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे खींचकर सोफे पर पटक दिया। आजो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, है ना? पत्नी, मेरी बात सुनो, मुझे इस मुश्किल से निकलने की कोशिश तो करने दो। यह तो जो ही था जो मुझे वहां खींच कर ले गया था। सच कहूं तो मुझे पहले से इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। सु याओ की आंखों में हत्या का एक हल्का सा भाव कौंध गया। अब से तुम्हें हर दिन सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ कंपनी आना होगा। अगर एक बार भी देर हुई तो तुम्हारा आधा भत्ता काट लिया जाएगा। नहीं, मेरा भत्ता कटने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था? मुझ जैसे लाड़ प्यार में पले बढ़े और कामचोर इंसान को जबरदस्ती हफ्ते में 6 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक की थकाने वाली नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने उसे मिन्नतें की कि वह अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिल टूट जाने पर मैं सो गया। मैं इतना निराश था कि बाद में जोई ने मुझे जो वीचैट मैसेज भेजा, उसका जवाब देने की भी मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन अगले दिन हमारी चैट लॉग में एक नया मैसेज दिखा। अगर तुमने उसे फिर कभी किसी ऊटपटांग काम के लिए अपने साथ खींचा तो मैं उसके लिए अभी एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दूंगी। वह मनहूस औरत, उसने तो मेरे भाई को भी धमकी दे डाली और उसने मेरा फोन चुराकर उसका इस्तेमाल भी किया। मैं अभी बिस्तर से उठने ही वाला था कि तभी सु याओ कमरे में आ गई। मेरा गुस्सा, जो कुछ ही पल पहले इतना तेज था, पल भर में ही शांत हो गया। शुगर डैडी जो भी कहते हैं वही पत्थर की लकीर होती है। आज काम पर मेरा पहला दिन था। जैसे ही मैं रिसेप्शन एरिया के पास पहुंचा, फ्रंट डेस्क पर मौजूद हैंडसम लड़के एक साथ झुककर मुझे नमस्ते करने लगे। एक स्टीम्ड बन, भाप में पका बन चबाते हुए मैं लिफ्ट में चढ़ गया। मैंने अपने फूले हुए पेट पर हाथ फेरा। पूरा एक बन खाने के बाद भी मुझे अभी भी भूख लग रही थी। शायद ये मेरे बर्ताव की वजह से था। उसने मजाक में कहा, पिक्सी का सामान भी इतना ज्यादा नहीं है। मैंने उसके कपड़ों पर तेल लगाया जैसे मैंने उसकी पीठ को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। सु याओ ने घिनौने तरीके से उसे खींच लिया, लेकिन लिफ्ट इतनी ही बड़ी थी, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और वह लिफ्ट की दीवार से टकरा गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और हमसे मिलने आई सेक्रेटरी की मुस्कान गायब हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी पीढ़ी की बहुत अमीर वारिस है। उसकी माँ जाहिर है बहुत अमीर है। तो जब मैं चुपके से उसकी माँ के अपॉइंटमेंट के लिए पैसे देने गया तो मैंने पहले ही गिफ्ट देने और चेक कैश कराने के पूरे प्रोसेस के बारे में रिसर्च कर ली थी। यह रोमांचक पल आखिरकार आ ही गया। उसके परिवार की दौलत को देखते हुए एक चेक कम से कम 8 अंकों का तो होगा ही। मैं खुशी से हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि उस शानदार कॉफी शॉप में यह थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लगता है कि मिस्टर वैन इस मीटिंग से बहुत खुश हैं। मैंने जल्दी से यांग शांगटियन के होंठ दबाए और पक्का इरादा कर लिया, मैं सु याओ को कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सच्चा प्यार हैं। सु याओ की माँ एक पल के लिए हैरान रह गईं, फिर धीरे से हंसी और अपने बैग से कुछ निकाला। अपनी 20-20 नजर से मैंने चेकबुक साफ देखी। यह आने वाला था, यह आने वाला था। इस किस्मत वाले पल ने मुझे जोश और कांपते हाथों से भर दिया। सु याओ की माँ ने मेरी घबराहट देखकर मुझे धीरे से दिलासा दिया, घबराओ मत, सिर्फ एक चेक हमें अलग नहीं करेगा। मैंने इस बेइज्जती वाली हरकत के लिए उन्हें जोर से डांटा। और लिखो, चलो एक छोटे से गोल से शुरू करते हैं। 100 मिलियन। सु की माँ मुस्कुराई और सिर झुकाकर चेक पर लिखने लगी। मुझे लगता है कि मैंने 10 लाख चुरा लिए। कैपिटलिस्ट सच में कंजूस होते हैं। खैर 10 लाख काफी हैं। वेंजू, तुम ले लो। चेक मेरे हाथ में पहुंचने से पहले ही सु याओ तेजी से अंदर आ गई। चेक लेते समय उसके गुस्से वाले बर्ताव से मेरा हाथ कांपने लगा। वह यहाँ क्यों है? हवा में टेंशन बहुत थी। मैं कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा, उसकी माँ को और फिर उसे देख रहा था। जैसे ही मैं चेक पकड़कर निकलने ही वाला था, सु याओ ने धीमी आवाज में कहा, माँ उसे डराओ मत। मैंने उसे डराया नहीं, मैं बस उसे कुछ पॉकेट मनी देना चाहता था। क्या तुम यहाँ एक बुरी सास बनकर हमें अलग करने नहीं आई थी? मैं निराश दिख रहा था, लेकिन अनजाने में मेरा दिल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर तुम्हारी जबरदस्त एंट्री ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सु याओ की माँ गुस्से से चिल्लाई, देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या पहना है, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बेशक मुझे उसकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करनी होगी, लेकिन ये मेरे शुगर डैडी के साथ थोड़ा गलत है। नहीं नहीं, थैंक यू आंटी। सु याओ ने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें पहनना नहीं चाहती। तुम एक अच्छी बच्ची हो, कभी हमारे घर डिनर पर आओ। मैंने बात मानते हुए सिर हिलाया। सु याओ की माँ मुस्कुराई और सु याओ को मेरी पक्की वफादारी के बारे में बताया। सच में? तो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते हुए मैंने जल्दी से सिर हिलाया। मेरा डेडिकेशन कमाल का है। हैरानी से उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। मेरे परफेक्ट प्रोफेशनलिज्म ने जरूर उसे खुश कर दिया होगा। सु याओ की माँ ने सु याओ को कुछ बार आवाज दी, फिर अपना बैग उठाया और चली गई। मैंने टेबल पर रखे चेक को देखा,
फिर अपने बगल में सुयाओ को देखा। मेरे हाथ उसे पकड़ने के लिए बेचैन हो रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम पैसे लेकर भाग जाती? मैंने तुरंत इनकार में जोर से सिर हिलाया। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अभी भी यही हूँ, मैंने कहा। मेरी आंखों में मुश्किल से दबी हुई इच्छा चमक रही थी जब मैंने चेक देखा। जल्दी करो, मुझे ये मिलियन दो। ये लो, ये मेरी माँ का लाल लिफाफा है। मैंने खुशी से सिर हिलाया। चेक लेने ही वाला था कि उसने पीछे खींच लिया। मुझे एक किस दो और मैं तुम्हें दे दूंगी। मैं एकदम चुप हो गया। कितनी बेशर्म रिक्वेस्ट है। बेशक, मैंने मजाक उड़ाया। 1 मिलियन, एक किस काफी नहीं है, कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। मैंने एक प्यारी सी मुस्कान दी और किस करने के लिए झपटा, लेकिन सुयाओ हंसी और टाल गई, लापरवाही से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए। हाथ में 2 महीने की सैलरी। मेरी गर्लफ्रेंड एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन वारिस है। उसके आसपास बचपन के बहुत सारे लवर होंगे, लेकिन मैं उसके साथ 2 साल से हूँ और एक भी नहीं देखा। क्या टीवी ड्रामा सब झूठ होते हैं? मैं हमेशा की तरह सुयाओ के पीछे कंपनी चला गया। जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले, मैंने उसकी सेक्रेटरी को देखा। वहां खड़े एक हैंडसम लड़के ने सुयाओ को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। सिस्टर याओ। सुयाओ ने थोड़ी देर हैरानी के बाद उसे यूं ही नमस्ते किया। अगर तुम्हारा सरनेम ये है तो तुम मेरी कजिन नहीं हो। मैंने गुस्से में अपना हाथ थपथपाया, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये झुंड मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी आंखों में नफरत और घिन देखी। हमारी पहली मुलाकात में इतनी गहरी दुश्मनी। दूसरी ओर सुयाओ ज्यादा उत्साहित नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दोनों यूं ही बातें कर रहे थे। चूंकि मैं शामिल नहीं थी, इसलिए मैं जाना चाहती थी, लेकिन सुयाओ ने मेरी गर्दन पीछे से पकड़ ली। तुम कहां जा रही हो? तुम एक हैंडसम लड़के से बात कर रही हो और फिर भी तुम मुझे नोटिस कर रही हो? हनी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। लाउंज में जाओ, इतनी सुबह कोक मत पीना, मैं बाद में डाइट पर हूँ। सुयाओ ने प्यार से मेरे गाल पर चुटकी काटी। मैंने सिर हिलाया। युगवांग ने ये झुके चेहरे पर नजर डाली और देखा कि वह और भी बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने हमेशा की तरह खाया पिया। जैसे ही मैं अपनी दवा लेने के लिए बाथरूम की तरफ भाग रहा था, मैंने कुछ गपशप सुनी। वो मिस्टर ये हमारे सीईओ के बचपन के प्यार, उनका व्यवहार पक्का आजाद है। लगता है उनकी सीईओ से सगाई हो गई है, सगाई हो गई है, ताकि मैं फिर से चेक से नहाए जाने की खुशी महसूस कर सकूं। मैंने अपने दिल में अजीब भारीपन को नजरअंदाज किया और खुशी खुशी चेक कैशिंग प्रोसेस को याद किया। मैं आज सच में उठ नहीं पाया। मैं सुयाओ के साथ कंपनी नहीं गया। मैं देर सुबह तक सोया और फिर धीरे धीरे नीचे अपना टेकआउट लेने चला गया। अचानक मैं ये झुंड से टकरा गया। मिस्टर वेन, मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या हाल है? नहीं, तुम अभी मुझे चेक नहीं दोगे है ना? कोई सेरेमनी नहीं होनी चाहिए। सुयाओ ने शायद तुम्हें बताया नहीं होगा, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है। ये शून्य मुस्कुराया। मैंने अपने होंठ भींच लिए। तो अपनी इज्जत के लिए तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। सुयाओ से तुम्हें जो पैसे मिले हैं वे तुम्हारी बाकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी हैं। इस बात से मैं 2 तरह से बुरा लगता हूँ। 1, मैं एक बेवकूफ हूँ। 2, मैं पैसे के पीछे हूँ। शॉर्ट में, मैं बीच में फंस गया हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। मैं उसकी बेवकूफी भरी बातें कैसे सुन सकता हूँ? तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। अगर कुछ है तो सुयाओ को आकर मुझसे बात करने दो। मैंने आंखें घुमाई और घर जाने ही वाला था कि वह अचानक एक दुख भरी चीख के साथ रो पड़ा। फिर मैंने जमीन पर एक धमाके की आवाज सुनी। मैं मुड़ा और देखा कि ये शून्य जमीन पर पड़ा है। मैं हैरान रह गया। क्या हुआ? वह लड़खड़ाकर सीधी जमीन पर गिर गया। अचानक मैंने सुयाओ को लगभग 10 मीटर दूर देखा। तो यह एक फ्रेम अप था। रोमांस नॉवेल मुझसे झूठ नहीं बोलते। सुयाओ ठंडे चेहरे के साथ मेरे पास आई। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मैं उसके एक्सप्रेशन से डर गई थी। मैंने सबकॉन्शियसली समझाया, मैं कर सकती। नहीं, मैंने नहीं किया। सिस्टर याओ, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मत करो। उसने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। आखिर उसने तुम्हें छुआ भी नहीं। सुयाओ का पता नहीं चला। मेरा दिल शांत हो गया। मुझे लगा कि मैंने पहले ही ये बहुत साफ कर दिया था। शादी का एग्रीमेंट जिसका बड़ों ने यूं ही जिक्र किया था, वह मायने नहीं रखता। प्लीज थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। मेरे दादाजी सेंटिमेंटल हैं और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं सेंटिमेंटल नहीं होऊंगी। अपनी छोटी मोटी बातें दूर रखो। सुयाओ ने यह कहा और मुझे लिफ्ट में खींच लिया। लेकिन लिफ्ट के दरवाजे जो बंद होने वाले थे, मैंने ये जुआन की नजर देखी, उसका मंगेतर। ऐसा लगा कि वह बात कर रहा था। मैंने जोई को बताया कि आज क्या हुआ। जोई ने मुझसे बात की। शायद यह अच्छी बात न हो। कुछ समय पहले उसके परिवार को कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे कहीं से एक मैरिज एग्रीमेंट मिल गया। कहते हैं कि यह मेरे दादाजी ने अरेंज किया था ताकि मेरी बहन उनसे शादी करे, लेकिन मेरे दादाजी बहुत पहले गुजर गए। तुम कैसे पक्का कर सकते हो? हालांकि सुयाओ और उसका परिवार सब मानते हैं कि मैं उसका असली बॉयफ्रेंड हूं। मैं तो बस नकली हूं। अगर उसके परिवार को पता चल गया तो मुझे पक्का टॉर्चर करके मार डाला जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में सोच भी पाता, अचानक ऑनलाइन एक न्यूज आ गई। ग्रुप के प्रेसिडेंट सुयाओ और ये ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी सगाई की तारीख तय कर ली है। कहा जाता है कि यह उनके पुरखों द्वारा बचपन में तय की गई सगाई है। और हैरानी की बात है कि नेटिजन्स अभी भी उन्हें दुआएं दे रहे हैं। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। ये जो कर रहा है वह काफी चालाक है। अगर सुयाओ अब इससे इनकार करती है तो यह परिवार पर एहसान फरामोशी का इल्जाम लगाने जैसा है। मैं कंफ्यूज था। सुयाओ उस रात घर नहीं आई, बस मुझे जल्दी सोने के लिए मैसेज भेजा। मुझे पता था कि वह या तो कंपनी में होगी या अपने किराए के अपार्टमेंट में कोई हल निकालने की पूरी कोशिश कर रही होगी। थोड़ी देर सोफे पर चुपचाप बैठने के बाद मैं बेडरूम में गया और वह कॉन्ट्रैक्ट निकाला जिसे मैंने छिपा कर रखा था। हालांकि सुयाओ कभी कभी मुझे परेशान करती थी, लेकिन जब मुझे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तो उसने मेरी मदद की। अब मेरे सेविंग्स अकाउंट में लाखों रुपए हैं। मुझे पता है कि उसके सगाई से मना करने का एक कारण यह भी है कि वह असल में मुझे थोड़ा पसंद करती है। सुयाओ, जिसे पीना पसंद नहीं है, अपना सारा समय बार में बिताती है और ये सब मेरा कमीशन है। मैं वेंजू शायद पैसों से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मेहरबानी का बदला कैसे चुकाना है। मैंने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट रखा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर किसी ने अचानक मेरा मुंह बंद कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैं बेहोश हो गया।